नई यूनिट का नाम लिखना आप नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो पूरा यूनिट है ये आप ब्रैकेट में मेंशन कर लेना, ये पूरा यूनिट 10 मार्क्स का है। ठीक है, हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से। और इसके अंदर टोटल 3 चैप्टर्स कवर होते हैं। तो अगर आप गलती से किताब खोलोगे तो चैप्टर 1, 2, 3 3 चैप्टर की कवरेज इस यूनिट के अंदर हो जाती है, यूनिट 1 के अंदर। तो टेक्निकली तीनों चैप्टर मिला के आपके एग्जाम में 10 नंबर की वेटेज रखेंगे। ठीक है, और अगर उस 10 नंबर को भी थोड़ा सा और ब्रेक कर दूं अपने मतलब एक्सपीरियंस के बेसिस पर, तो एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, और एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का बड़ा, जो जनरली चैप्टर 3 से होता है। तो 10 नंबर का जो ब्रेक वेटेज है वो भी आपका डिफाइंड ही है, ऑलमोस्ट 1, 3 और 6। बाकी कभी चेंज हुआ तो हो सकता है 2 ही क्वेश्चन आ जाए, एक 4 और एक 6, है ना। तो वो कैसे भी हो सकता है, लेकिन जनरली इस तरह से चल रहा होता है। ठीक है, तो आज तो बिल्कुल हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है, तो आज तो इसलिए कोई टेंशन ही नहीं। तो आज तो फर्स्ट टॉपिक का नाम आपको लिखना है। क्लास 11th में आपने बताओ क्या पढ़ा था? माइक्रो इकोनॉमिक्स, हाँ, है ना। क्लास 11th में पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स। और क्लास 12th में क्या पढ़ रहे हो? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हेडिंग ही यही बना लेते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखें कि क्या डिफरेंस है, तो बच्चा कहता है कि सर इसमें बस एक अल्फ़ाबेट का डिफरेंस है। कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई आता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ए आता है ना। तो एक ही अल्फ़ाबेट का डिफरेंस है, बाकी तो सब तो सेम है, MCRO तो सेम ही है। तो इधर आई हो गया, उधर ए हो गया। तो क्या डिफरेंस है इसी से माइक्रो? ठीक है, बिल्कुल सही। तो सबसे पहले आप यही बादल में लिख लो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो जब आप क्लास 11th में पढ़ते हो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पोर्शन था, है ना। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है उसमें हम एग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं। तो एग्रीगेट्स लिख लेते हैं या ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इकोनॉमी एज अ होल। ये होल वर्ल्ड तो कवर करे ना करे, लेकिन अपना होल भारत देश जरूर कवर कर लेगा, क्योंकि हम इसमें पूरी होल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो हम अपनी इकोनॉमी की मतलब फिलहाल मान लेते हैं, लेकिन हाँ होल इकोनॉमी में अगर आप दुनिया भी ले लो तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी होता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी होता है। ठीक है, अब एक ऑथर ने इसी बात को बड़े अच्छे शब्दों में समझाया था। वो क्या समझाया था कि अगर आप पेड़ों की पढ़ाई करते हो, पेड़ों की पढ़ाई को इंग्लिश में कहते हैं स्टडी ऑफ ट्रीज, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन अगर आप पूरे जंगल की पढ़ाई करते हो तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो क्या आप उस ऑथर के मन के भाव समझ पाए? ट्री क्या है? इंडिविजुअल यूनिट, पेड़। लेकिन फॉरेस्ट क्या है? पूरा जंगल, एंटायर, एग्रीगेट, एक साथ मिल गया सब कुछ, है ना। तो यही समझाने का उनका तात्पर्य था। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी होता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है उसमें हम पूरी इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी कर रहे होते हैं। अच्छा, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये वैसे एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। कौन सा? माइक्रोस, MIKROS, माइक्रोस वर्ड से डिराइव हुआ। तो वो इसीलिए क्या बन गया? माइक्रो, है ना, माइक्रो। और मैक्रो किस वर्ड से डिराइव हुआ? ग्रीक वर्ड मैक्रोस, MAKROS, मैक्रोस। तो ये डिराइव हुआ माइक्रोस वर्ड से, वो डिराइव हुआ मैक्रोस वर्ड से।
और वैसे इनके मतलब तो नहीं पूछता, लेकिन चलो फिर भी ओरली बता दो, माइक्रोस का मतलब स्मॉल नहीं है, एग्जैक्ट मतलब माइक्रोस का एग्जैक्ट मतलब था हाउस होल्ड, बिल्कुल सही, इसका मतलब था हाउस होल्ड, तो वहां से वो स्मॉल बन गया। हाउस होल्ड मतलब ठीक है, एक घर की बात हो रही है, माइक्रोस स्मॉल, स्मॉल तो हम सोच रहे हैं, लेकिन वैसे एग्जैक्ट मतलब क्या होता है माइक्रोस का, हाउस होल्ड। और मैक्रोस का सोसाइटी से भी थोड़ा बड़ा, हाँ इकोनॉमी, इकोनॉमी, तो मैक्रोस का मतलब बेसिकली हो जाता है इकोनॉमी। तो खैर मीनिंग ज़्यादा रेलिवेंस नहीं है, लेकिन माइक्रोस मतलब हो गया आपके लिए हाउस होल्ड या छोटा, तो इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ से डिराइव हो गया। और मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब हो गया बड़ा, इकोनॉमी की स्टडी, तो वो मैक्रोस वर्ड से डिराइव हो गया। अब एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था 1 नंबर के अंदर, बोर्ड्स के अंदर ही MCQ में, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। हाँ, तो ये लिख लेते हैं बॉक्स के अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं प्राइस थ्योरी। हाँ ठीक है, क्यों बोलते हैं वो भी थोड़ी देर में समझाता हूँ। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलते हैं, नहीं थोड़ा सा बड़ा नाम होता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, हाँ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो ये आपका एक तरह से मजाक मजाक में पहला 3 नंबर का डिफरेंशिएट करने का क्वेश्चन भी बन गया। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो हम 3 बहुत ही सिंपल डिफरेंस बता सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं। दूसरा आप ये बता सकते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव कहाँ से हुआ, माइक्रोस वर्ड से, और मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे डिराइव हुआ, मैक्रोस वर्ड से। मीनिंग मत बताना है ना, नहीं तो फिर पता चला टीचर पागल हो गई, कह रही है तो बच्चे को कुछ ज़्यादा ही पता है। तीसरा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, है ना। अच्छा, अब वो रीज़न वैसे ही बता देता हूँ लॉजिक के लिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी क्यों बोल रहे होते हैं। मेनली आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में लास्ट यूनिट कौन सा पढ़ा था, प्राइस डिटर्मिनेशन। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्लास 11th का सिलेबस कैसा था, पहले आपने डिमांड पढ़ा था पूरा, फिर सप्लाई पढ़ा था पूरा, फिर दोनों इंटरसेक्ट हो जाते थे, मार्केट सप्लाई, मार्केट डिमांड और इक्विलिब्रियम प्राइस पढ़ा था। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जनरली हम प्राइस थ्योरी इसीलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर हम एक प्रोडक्ट का प्राइस पता लगा लेते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल में आपको लिखना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक एग्जाम्पल होता है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट जब हम बात करते हैं किसी भी एक प्रोडक्ट की, जैसे अभी फिलहाल मेरे पास ये बॉटल नज़र आ रही है मुझे पानी की, तो इस बॉटल का प्राइस है 50 रुपये। तो ये अगर मैं बॉटल के प्राइस की बात कर रहा हूँ तो मैं कौन सी इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब आप न्यूज़ सुनते हो, है ना, गलती से अगर बाय चांस गलती से आप न्यूज़ सुन लो तो उसमें अभी आप कभी न्यूज़ में ऐसा सुनते हो ना कि महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई बढ़ने से क्या वो ये कहना चाहता है कि बॉटल महंगी हो गई या गोलगप्पे महंगे हो गए या मोमोज महंगे हो गए। तो महंगाई बढ़ गई से क्या मतलब होता है उसका, हाँ, कि भाई पूरे देश में ओवरऑल कहीं ना कहीं सारी ही चीज़ें महंगी हो गई। तो जब हम उसको बोलते हैं, उसको कहा जाता है, अब लिख लो, जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल, तो इसका मतलब हम कौन सी इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, वो मैक्रो, क्योंकि वहाँ पर हम पूरे देश की सारी ही चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो जब हमारे न्यूज़ एंकर कहता है कि महंगाई बढ़ गई, तो इसका मतलब वो कौन सी इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर वो बोले कि बॉटल महंगी हो गई तो माइक्रो इकोनॉमिक्स।
ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो एक प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में बता रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो हम पूरी इकोनॉमी का एज अ होल प्राइस की बात करते हैं। तो क्लियर हो गया पहला पॉइंट? तो इसमें कोई डाउट दिक्कत तो नहीं, माइक्रो वर्सेस मैक्रो, बहुत बढ़िया। उसके बाद सेकंड पॉइंट, सेकंड टॉपिक छोटा सा, इसका नाम है बेसिक एक्टिविटीज इन इकोनॉमी। ब्रैकेट में आप लिखना, इसको बोलते हैं फेजेस इन इकोनॉमी। बेसिक एक्टिविटीज इन इकोनॉमी, ब्रैकेट में फेजेस इन इकोनॉमी। तो ये भी शायद आपको अगर याद हो तो क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स के अंदर चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो सर ये तो 5 साल पहले की बात है, अब कहाँ याद होगी? तो 3 एक्टिविटीज़ होती हैं वैसे तो इकोनॉमी में बेसिक। हाँ नहीं, हाँ इकोनॉमिक ही एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, नॉन इकोनॉमिक वाली नहीं कि भाई ठीक है सर सुबह उठ के हमें गाना गाना पसंद है, वो वाली नॉन इकोनॉमिक नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वेरी गुड दोस्त, और वेरी गुड। तो ये आपको याद था पुराना? ठीक है, तो यही 3 होती हैं, तो बिल्कुल सही है। तो हमारी ऑनलाइन की चीती ने भी बताया और ऑफलाइन के चीते ने भी बताया। एक होता है प्रोडक्शन, ठीक है, दूसरा होता है कंजम्पशन और तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट। वेरी वेरी बेसिक 3 एक्टिविटी हैं, तो मैं तीनों को ही हाईलाइट कर देता हूँ, पता होना चाहिए। तो ये पूरा चैप्टर जब आगे बढ़ेगा तो आप देखोगे ये इसी दिशा में आगे बढ़ना शुरू होगा इन एक्टिविटियों के हिसाब से, ठीक है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। अब इनका मतलब जिसको जो भी पता है बता दो एक बार अपने हिसाब से। तो प्रोडक्शन का मतलब आपके हिसाब से क्या? किसी भी गुड को प्रोड्यूस करना। अगर इसी को थोड़ा और बेहतर कर दूं तो गुड और सर्विस को प्रोड्यूस करना। मतलब मैं अभी यहाँ खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना भी एक तरह से क्या है? सर्विस। तो ये भी प्रोडक्शन हो रही है। तो मेरी तरफ से जो ये शब्द निकल रहे हैं मुख से, ये मैं कह सकता हूँ प्रोडक्शन हो रही है ना? ठीक है। और कंजम्पशन, हाँ, जो मेरे शब्द आपके कानों तक पहुँच रहे हैं, हृदय तक नहीं पहुँच रहे होंगे, लेकिन फिलहाल जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो क्या हो गया? कंजम्पशन। तो आप गुड्स और सर्विस जो कंज्यूम कर रहे हो वो कंजम्पशन। और इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मतलब बिजनेस के एंगल से कोई भी ऐसी चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपको प्रॉफिट दे, ठीक है। तो मतलब ये भी चला लेंगे। तो थोड़ा सा इन्हीं को ढंग से लिख लेते हैं बस इकोनॉमिक्स के हिसाब से, है ना। तो प्रोडक्शन तो चलो आपने सही बताया, लिख लेते हैं। प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि भाई एनी एक्टिविटी विच रिजल्ट्स इन। तो अब देखो इकोनॉमिक्स में नंबर या तो आते बहुत ज़्यादा हैं या बहुत कम। मतलब कि इकोनॉमिक्स में 85, 90 नंबर किसी के नहीं आते, या तो आते हैं सीधा 98, 99, या आते हैं सीधा 78, 75। नहीं, बीच के नहीं आएंगे ना 12th में। हाँ, अब उसका रीज़न क्या है? देखो आपने जो डेफिनेशंस दी वो सही है। आपने कहा प्रोडक्शन का मतलब है गुड्स और सर्विस बनाना, वो सही है। लेकिन इकोनॉमिक्स में 12th में स्पेशली हमें कीवर्ड्स जो होते हैं उसके हिसाब से नंबर मिलते हैं। तो अगर मैं ये लिख दूं कि प्रोडक्शन का मतलब है गुड्स और सर्विस बनाना, तो वैसे वो ठीक है, नंबर आप सोचोगे मिलना चाहिए। लेकिन आपसे जो ज़्यादा होशियार बच्चा होगा वो एग्ज़ाम में इसी बात को कुछ और तरह से लिखेगा, कीवर्ड लिखेगा। तो प्रोडक्शन का कीवर्ड लिखवाऊंगा, देखो आपको इसके आगे बादल में, कि प्रोडक्शन का मतलब है कोई भी एक्टिविटी, मतलब कुछ भी, कोई भी एक्टिविटी विच रिजल्ट्स इन, नहीं इनकम जनरेशन नहीं, विच रिजल्ट्स इन के बाद लिखते हैं चलो बड़ा बड़ा, विच रिजल्ट्स इन वैल्यू एडिशन, विच रिजल्ट्स इन वैल्यू एडिशन। अब देखो ये बस 2 शब्दों का खेल है। अब जिसको याद है वो बच्चे को नंबर, जिसको नहीं याद तो थोड़ा रिस्क हो जाएगा।
है ना, याद रखना है वैल्यू एडिशन। अच्छा, वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है? तो वैल्यू एडिशन का मतलब होता है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब मैं कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूं जिससे वैल्यू एडिशन हो रही है। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कुछ भी आप अगर इकोनॉमी में क्रिएट कर रहे हो। आज अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं इकोनॉमी में एक क्रिएशन कर रहा हूं। क्रिएशन क्या कर रहा हूं? ज्ञान का। आप आज घर जाओगे तो चाहे थोड़ा सा ही सीख कर गए तो मैंने इकोनॉमी में अपना योगदान दिया, मैंने इकोनॉमी की वैल्यू में बढ़ोतरी करी, तो वैल्यू एडिशन। मान लो किसी आदमी ने फर्नीचर बनाया, ये फर्नीचर बना, तो इसका मतलब उसने इकोनॉमी में क्या करा? वैल्यू एडिशन। तो समझ आ गया वैल्यू एडिशन मतलब प्रोडक्शन। अच्छा, कंजम्पशन का मतलब तो आपने जो बताया था या सोचा था वही लिखते हैं, कंज्यूमिंग गुड्स और सर्विसेज फॉर। तो आप गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करते हो, तो क्यों करते हो? हाँ, तो ये कीवर्ड है, वेरी गुड। तो फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। तो इंसान अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, अपनी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वेरी गुड, कंजम्पशन करता है। तो ये कंजम्पशन का कीवर्ड हो गया, सेटिस्फैक्शन, है ना। तो समझ आ रहा है? तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है, इकोनॉमी में कंजम्पशन होता है। और तीसरी चीज़ जो होती है इकोनॉमी में वो होता है इन्वेस्टमेंट। तो उसके डेफिनेशन लिखते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक, दैट इज, इसका कीवर्ड तो आपको टैटू बनवाना है हाथों पर। इन्वेस्टमेंट का कीवर्ड जो लिखेंगे बादल में वो तो टैटू बनवाना है। इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक, दैट इज, तो मारो तुक्का अगर किसी को बताए तो लिख लो। चलो, इसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, तो कैपिटल फॉर्मेशन को हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, कीवर्ड हो गया कैपिटल फॉर्मेशन। तो वो थोड़ा सा समझा देता हूँ क्योंकि बाकी दोनों तो चलो सिंपल हो गए, लेकिन उसका क्या मतलब होता है, इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक का क्या मतलब होता है। तो देखो, बहुत ही सिंपल मतलब है इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक का। तो जैसे मैं आपको अपने एग्जांपल से समझाता हूँ, चलो ठीक है। तो मेरे पास पिछले साल 2 प्रोजेक्टर्स थे, ठीक है, 3 टेबल्स थी और 4 एसी थे पिछले साल, ठीक है। अब इस साल जब मेरा काम बढ़ा तो अब मेरे पास 4 प्रोजेक्टर्स हो गए, 5 टेबल्स हो गई और 7 एसी हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है। तो पिछले साल ये था, इस साल ये हो गया। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ कितनी बढ़ोतरी हुई, इंग्लिश में मतलब कितना इंक्रीज हुआ, तो बताओ कितना इंक्रीज करा प्रोजेक्टर में। तो आप क्या बोलोगे कि सर आपके कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज हुआ, क्या क्या इंक्रीज हुआ बताओ। 2 प्रोजेक्टर, वेरी गुड, और 2 टेबल और 3 एसी, यही कहोगे। तो इसी बात को मैं इनडायरेक्टली ये भी तो कह सकता हूं कि बच्चों इस साल पता है मैंने अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करा, कहाँ निवेश करा। 2 प्रोजेक्टर खरीदे, 2 टेबल और खरीदी, 3 एसी और खरीदे। तो इसी बात को मैं ये भी तो कह सकता हूं ना। तो इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक का मतलब होता है कि मैंने कितना इन्वेस्ट करा। और इसी बात को रिफाइंड भाषा में कहते हैं, इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि कैपिटल फॉर्म हो गई, कैपिटल बन गई या कैपिटल बढ़ गई। तो मेरे कितने कैपिटल स्टॉक में बढ़ोतरी हुई, तो आप कहोगे 2 प्रोजेक्टर, 2 टेबल, 3 एसी।
तो इसी बात को हम क्या कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो समझ आया पहले इन्वेस्टमेंट? अच्छा, लेकिन इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, वो लिख लो आप। तो ये तो एग्जाम्पल तो ऐसी था, ये छोड़ दो चाहे, लेकिन हाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं एक स्टार डाल के नीचे, एमसीक्यू में काम आ जाता है कई बार। तो ये जो तीसरी एक्टिविटी होती है ना, इन्वेस्टमेंट, तो इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी बन जाता है। तो मारो तुक्के शुक्के अगर कुछ है 11th का याद तो। तो पहली एक्टिविटी कौन सी थी, और दूसरी वाली? ठीक है, तो बस दोनों का डिफरेंस अगर कर दोगे तो तीसरी एक्टिविटी बन जाएगी। तो ये मतलब एक मिसलिनियस फॉर्मूले की तरह भी काम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्शन माइनस कंजम्पशन। अच्छा, अब यहां पर एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो वैसे तो अगले पॉइंट के अंदर ही कवर होगा, लेकिन थोड़ा सा उसका भूमिका भी बना देता हूं। आपको पहले 3 एक्टिविटी समझ आ गई, तो एक बार बता दो अपने मुंह से, क्या है पहली एक्टिविटी? तो प्रोडक्शन। इसका कीवर्ड बोल दो, क्या हो गया? वैल्यू एडिशन। दूसरी एक्टिविटी, ठीक है, और इसका कीवर्ड मतलब सेटिस्फैक्शन बॉन्ड्स का। और तीसरा इन्वेस्टमेंट, उसका कीवर्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब देखो अगला पॉइंट ही लिख लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट करके लिखना, उसी में ऊपर की पॉइंट का एक कॉन्टिन्यूशन भी कवर हो जाएगा। इसमें लिखना आप सेक्टर्स इन इकोनॉमी। हमारी स्टडी के अंदर इकोनॉमी को 4 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, हमारी पढ़ाई के हिसाब से। तो एक को बोलते हैं हाउस होल्ड, दूसरे को बोलते हैं फर्म्स, तीसरे को बोलते हैं गवर्नमेंट, और चौथे को बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो अब इसी से पुराने वाले टॉपिक की भी गहराइयां समझ आ जाएगी अंशिका जी। तो हाउस होल्ड्स किसको कहा जाता है? हाउस होल्ड्स, हाउस होल्ड, हाँ, हाउस होल्ड्स कहा जाता है हर उस आदमी को जो सिर्फ क्या करता है, जो कंज्यूम करता है। तो आप सुबह उठ के ब्रेड खरीदते हो, बोलो हाँ। फिर आप सुबह उठ के कपड़े खरीदते हो, बोलो हाँ। फिर आप शाम को मोमोज खरीदते हो, बोलो हाँ। फिर आप यहाँ पर आकर ट्यूशन में आके टीचर की सर्विसेज भी खरीद रहे हो। तो आप पूरे दिन में क्या करते हो? कंज्यूम करते हो। तो आपको क्या बोला जाएगा? हाउस होल्ड्स। तो हाउस होल्ड का मतलब वो होता है जी प्यारे बच्चों, जिनका सिर्फ काम ही क्या है? कंज्यूम करना। आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। बच्चा कह रहा है सर मैंने घर में एसी लगाया, तो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे। आप कोई मुकेश अंबानी नहीं हो। आप जो एसी खरीद रहे हो वो तो क्यों खरीद रहे हो? अपने घर के सेटिस्फैक्शन के लिए। आपने हवाई जहाज भी अगर खरीदा तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो तो क्यों खरीदा? अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, क्योंकि आप तो कंज्यूम करोगे। तो आपको क्या बोलेंगे, या हर उस आदमी को क्या बोलेंगे जो कंज्यूम करता है? हाउस होल्ड। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा दूसरे पर, फर्म्स। फर्म्स कौन होती हैं जी? फर्म्स किसको बोला जाता है? जो, हाँ, जो प्रोड्यूस करती हैं या इन्वेस्ट करती हैं, उनको फर्म्स कहते हैं। अब मैंने एसी खरीदा या मुकेश अंबानी ने एसी खरीदा, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? एसी का। अब ये जो एसी लगा हुआ है आपके इधर देख रहे हो, ये जो प्रोजेक्टर यहां देख रहे हो ऋषभ भाई, क्या मैं ये अपने घर के इस्तेमाल के लिए कर रहा हूं? नहीं कर रहा। तो मैं कंज्यूम नहीं कर रहा, मैं कंज्यूमर नहीं हूं, मैं हाउस होल्ड नहीं हूं। मैं कौन हूं? प्रोड्यूसर, हाँ। या मैं, मुझे क्या बोलोगे? फर्म।
तो मैंने जो प्रोजेक्टर खरीदे, मैंने जो टेबल्स खरीदी, मैंने जो अभी ऊपर जो एसी खरीदे, तो मैं कौन हूं? इन्वेस्ट कौन करता है? फर्म्स। और हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। तो फर्क समझ आ रहा है आपको? तो हाउस होल्ड्स कौन लोग होते हैं? जिनका काम क्या होता है? कंज्यूम करने का। और फर्म्स कौन होती है? जिनका काम क्या होता है? प्रोड्यूस करने का और इन्वेस्ट करने का। तो क्योंकि हम क्लास 12th में भी छोटे और मासूम होते हैं, तो हमारी स्टडी में सिर्फ 2 ही सेक्टर माने जाते हैं। तो हम सिर्फ 2 सेक्टर की ही स्टडी करते हैं। लेकिन नॉलेज के लिए पता होना चाहिए एक तीसरा सेक्टर कौन सा होता है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट तो खैर आपको पता ही भाई क्या हो गया, सरकार। तो ये वैसे हमारे सिलेबस में नहीं होता। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब हो गया इंडिया को छोड़कर बाकी सारी दुनिया, पाकिस्तान, नेपाल, कनाडा, सिंगापुर, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आकाश पाताल सब कुछ, मार्स, प्लूटो, जुपिटर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है कि भारत देश को छोड़ के बाकी सब कुछ। तो वो हो गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो टोटल इकोनॉमी को 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। 1 सेक्टर इकोनॉमी में होता है हाउस होल्ड, 2 सेक्टर इकोनॉमी में कौन होता है? हाउस होल्ड और फर्म। 3 सेक्टर इकोनॉमी में कौन होता है? हाउस होल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट। और 4 सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन हमारे सिलेबस में और हमारी स्टडी में सिर्फ क्या होते हैं? हाउस होल्ड और फर्म। तो इसीलिए देखो हमारी एक्टिविटी में सिर्फ क्या है? देखो प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। तो प्रोडक्शन कौन कर रहा है? फर्म्स। हाँ, प्रोडक्शन कौन कर रहा है? फर्म्स। और वैल्यू एडिशन का क्या मतलब होता है? गुड्स बनाना या सर्विसेज बनाना। ठीक है। फिर कंजम्पशन का काम कौन कर रहा है? हाउस होल्ड्स। वेरी गुड। और इन्वेस्टमेंट का काम कौन कर रहा है? फर्म्स। तो बस हमारी इकोनॉमी में 2 ही लोग हैं, एक फर्म्स और एक हाउस होल्ड्स। तो यहां तक क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट तो नहीं? चलो ठीक। तो यहां तक कोई परेशानी तो नहीं लग रही? अब इससे थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक करवा दूं? हाँ सर करवा दो, उसमें क्या है ना? तो वो तो करना ही है वैसे भी। तो लिखते हैं नंबर 4। ठीक है। तो अगर हिंदी में लिखना हो तो मतलब हाउस होल्ड मतलब हो गए ऐसी घर वाले लोग जो कंज्यूम करते हैं, और फर्म्स का मतलब क्या हो गया? एक तरह से प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूस करता है। चलो नंबर 4 करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सिर्फ डिस्कस करेंगे। हो सकता है आज पूरा खत्म ना भी कर पाए, बट इसका नाम लिखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स। कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स। तो गुड्स को कुछ और भी बोलते हैं, ब्रैकेट में लिखना है। गुड्स का दूसरा नाम क्या होता है? बड़ा अजीब लगेगा आपको। गुड्स को हम एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। अच्छा, पहले एक बातें क्लियर कर देता हूँ कि इकोनॉमिक्स में ये जो शब्द हम पढ़ रहे हैं ये सब मेरी बातें नहीं है। ये सब बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स थे, उन्होंने कुछ बातें बताई थी, हम वो पढ़ते हैं। कई बार बच्चा मेरे बाल नोचने आ जाता है कि सर आप गुड्स को एक्सपेंडिचर कैसे कह सकते हो, है ना? तो मेरे बाल नहीं नोचने, ये सब बातें अलग अलग ऑथर्स ने दे रखी हैं, उन्होंने बताई थी ये सब बातें। लेकिन उनका लॉजिक समझा देता हूँ कि गुड्स को उन्होंने एक्सपेंडिचर क्यों कहा। चलो बताओ, ये क्या है? बॉटल। ये भी गुड तो है ही। ये क्या है? ये भी गुड तो है ही। वो प्रोजेक्टर क्या है? मतलब गुड तो है ही भाई, गुड तो है ही ना। प्रोजेक्टर तो प्रोजेक्टर है तो गुड ही। हवाई जहाज क्या है? वो भी गुड है। तो ऑथर का ये कहना था कि देखो जी, आपने बॉटल खरीदी 10 रुपए की, आपने मोबाइल खरीदा 10,000 रुपए का, आपने हवाई जहाज खरीदा मान लो 1 करोड़ रुपए का, कुछ भी खरीदा, तो जो भी गुड्स होते हैं, इसका मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूं ना कि आपने खर्चा करा है ना? क्या गलत है? 1 करोड़ में कितने 7 जीरो आते? ठीक है। तो ऑथर की बात समझे आप, जीरो से बाहर निकलो कि ऑथर कह रहा है कि आपने जो भी गुड खरीदा, या गुड अगर मैं कह रहा हूं गुड, तो गुड का मतलब ये भी तो कह सकता हूं ना कि वो खर्चा है आपका। भाई बॉटल खरीदी,
प्रोजेक्टर खरीदा, हवाई जहाज खरीदा। तो ऑथर ये कह रहा है कि गुड मतलब खर्चा, बस ये ऑथर का कहना है। तो ठीक है, अब हमें क्या दिक्कत है, तो हम मान लेते हैं गुड का मतलब खर्चा। चलो, लेकिन हम गुड्स के बारे में सीखेंगे, तो आज मैं सिर्फ आपको गुड्स के बारे में सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप इसी के नीचे एक फ्लो चार्ट बनाना, मेरे साथ साथ 2 एरो बनाना, ठीक है। 2 तरह के गुड्स होते हैं, ठीक है। एक को लिखेंगे हम फाइनल गुड्स, एक को लिखेंगे फाइनल गुड्स, और दूसरे को हम लिखेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, बस। तो आप इतना लिख के छोड़ देना, बाकी अभी मैं पहले डिस्कस करता हूँ, ठीक है। और आपको इन्वॉल्व होना है डिस्कशन में, ये मत सोचना कि गलत हो जाएगा। आप कुछ भी उल्टा सीधा सही, लेकिन बोलना ज़रूर, ठीक है। चलो, तो अब ध्यान से सुनना। हमारे पूरे देश में सिर्फ 2 लोग होते हैं। पूरे देश में सिर्फ कितने लोग हैं? 2। एक को कहते हैं हाउस होल्ड, और दूसरे को क्या कहते हैं? फर्म्स, हाँ, या प्रोड्यूसर, कुछ भी कह लो। तो सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग में ये पिक्चर बैठानी है कि पूरे देश में कितने लोग होते हैं, बताओ। 2 लोग होते हैं। चलो, तो पहले इतनी पिक्चर क्लियर करते हैं। तो पूरे देश में कितने लोग हैं? सिर्फ 2। तो बताओ, आप कौन? मैं कौन? मुकेश अंबानी कौन? विराट कोहली कौन? विराट कोहली फॉर्म सेंचुरी दे रहा है, हमें खुश हो रहे हैं हम। हाउस होल्ड है ना, इकोनॉमिक एंगल से सोच रहे हैं ना कि कोई प्रोडक्शन कर रहा है क्या विराट कोहली। और कौन है? और अच्छा, और सोचो, और बताओ। पूरे भारत देश को पहले माइंड में क्लियर कर लो, देश में सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, ठीक है। तो पूरे देश में सिर्फ कितने लोग हैं? 2। पहले इतना क्लियर हो गया। आपके मन में कोई डाउट तो नहीं है, कोई तीसरा आदमी तो नहीं है? ठीक है। अच्छा, अभी हाँ, ऐसे प्रैक्टिकल भी सोचना है। अभी रास्ते में जाओगे, यहाँ बाहर मोमोज वाला बैठा है, वो कौन? हाँ, तो नीचे इधर राजू पनवाड़ी की दुकान है, वो कौन? वेरी गुड। फिर आप ऑटो से घर जाओगे तो ऑटो वाला कौन? वेरी गुड। फिर घर पहुंच गए, घर में कौन दिखेगा? घर में पापा मम्मी दिखे, वो कौन? हाउस होल्ड, ठीक है। फिर घर में आपका एक छोटा सा प्यारा सा कुत्ता भी है, वो कौन? हाँ, हाउस होल्ड, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल क्लियर हो गया। तो पूरे भारत में सिर्फ 2 लोग हैं, कौन? हाउस होल्ड और फर्म। वेरी गुड, ठीक है। तो पहले ये पिक्चर क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब देखो, जो हाउस होल्ड्स होते हैं, है ना, जो हाउस होल्ड्स होते हैं, वो अगर कुछ भी सामान खरीदें, कुछ भी का मतलब हो गया सुई से लेकर हवाई जहाज तक, ठीक है। अगर वो कुछ भी सामान खरीदते हैं सुई से लेकर हवाई जहाज तक, तो उस गुड को कहा जाता है फाइनल गुड। क्या कहा जाता है? फाइनल गुड। ये एक डेफिनेशन बन गई। तो मतलब इंग्लिश बोल देता हूँ कि भाई फाइनल गुड का मतलब है दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर आर फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड में छोटी सी डेफिनेशन बन गई। कौन से गुड्स होते हैं फाइनल गुड्स? जो कंज्यूमर खरीदता है। सिंपल, अभी हिंदी में समझते हैं। तो फाइनल गुड कौन से होते हैं? जो कंज्यूमर खरीदता है, यानी कि जो हाउस होल्ड खरीदता है। तो आपने अगर मान लो घर के लिए आपने फ्रिज खरीदा, तो कैसा गुड है? वेरी गुड। आपने घर के लिए एसी खरीदा, फाइनल गुड। आपने हवाई जहाज खरीदा ट्यूशन आने के लिए, फाइनल गुड। आपने प्राइवेट जेट खरीदा ट्यूशन आने के लिए, फाइनल गुड, ठीक है। और सोच लो, और क्या हो सकता है? आपके पापा आज घर आए, आपके लिए खूब सारी चॉकलेट्स लाए, वो क्या है? फाइनल गुड, ठीक है। हाँ, कौन सा गुड? मैगी खरीदी तुमने घर, तो वो भी तो फाइनल गुड है। बाद में क्या? हाँ, नहीं बनाओगे, ऐसे तो चॉकलेट भी, तो ऐसे तो चॉकलेट भी रैपर से खोलोगे, खाओगे।
मैगी भी तो खोलोगे पैकेट से और फिर उसके बाद गर्म करके खाओगे, मतलब कंज्यूम तो करोगे मैगी। तो आपको पॉइंट समझ आया? हाउस होल्ड अगर कुछ भी खरीदता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? फाइनल गुड। उसको क्या बोलते हैं? फाइनल गुड। सिंपल, पहले इतना रखते हैं, ठीक है। अब आते हैं फर्म्स पर। यहां पर थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, तो इधर ध्यान से सुनना। फर्म्स जो होती हैं वो जब खरीदती हैं सामान तो उसमें हम उनका पर्पस देखते हैं। क्या देखते हैं? उनका पर्पस। हाँ, तो अब यहां पे ध्यान से सुनना। अब फर्म्स जो होती हैं जब वो गुड्स खरीदती हैं तो हम उनका पर्पस देखते हैं। हम क्या पर्पस देखते हैं? हम उनको ये पूछते हैं कि क्या ये आप रीसेल के लिए खरीद रहे हो। हम क्या पूछते हैं उनसे कि क्या ये आप रीसेल के लिए खरीद रहे हो। अगर वो कहता है हाँ मैं इसको रीसेल के लिए खरीद रहा हूँ, रीसेल का मतलब होता है, एग्जांपल दे देता हूँ, मान लो मैं एक मोबाइल डीलर हूँ, तो मैंने मोबाइल खरीदा, तो बताओ क्यों खरीदा? बेचने के लिए, ठीक है। या मान लो मैं एक परचून की दुकान वाला हूँ, जनरल स्टोर वाला हूँ, ठीक है, तो मैंने मान लो खरीदा आटा खरीदा, या मैंने मान लो खरीदा झाड़ू खरीदी, मैंने स्टेशनरी खरीदी, तो मैं इसको क्यों खरीद रहा हूँ? फॉर रीसेल पर्पस। तो फर्म्स जो खरीदती हैं हम उनसे पहले पर्पस पूछते हैं कि आप क्यों खरीद रहे हो। तो अगर उन्होंने कहा कि ये मैं रीसेल के लिए खरीद रहा हूँ तो फिर उस गुड को कहते हैं इंटरमीडिएट गुड। उस गुड को क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट गुड। तो समझ आ रहा है हल्का हल्का? दोबारा रिपीट करता हूँ। तो मान लो मैंने ये बॉटल खरीदी, तो अब आप मुझसे पूछो कि सर क्यों खरीदी? हाँ, यहां तक समझ आया? तो अगर मैंने कहा कि बच्चों ये बॉटल तो मैं रीसेल करूंगा, मैं तो ये बेचूंगा, तो ये मेरे लिए कौन सा गुड है? इंटरमीडिएट गुड। समझ आया? अब अगला क्वेश्चन। अब मान लो मैंने प्रोजेक्टर खरीदा, तो अब आप दोबारा मुझसे क्वेश्चन पूछो कि सर ये प्रोजेक्टर आपने क्यों खरीदा? हाँ, तो बच्चों ये मैंने रीसेल के लिए नहीं खरीदा, ये तो पता है मैंने इसलिए खरीदा है क्योंकि मैं इससे प्रोडक्शन करूंगा। प्रोजेक्टर तो मैंने पता है प्रोडक्शन में यूज करने के लिए खरीदा है। इसको अगर बेच दिया तो मेरी तो क्लास ही बंद हो जाएंगी, कल से बच्चा ही नहीं आएगा फिर। तो बताओ मैंने प्रोजेक्टर क्यों खरीदा? प्रोडक्शन करने के लिए खरीदा। फर्क समझ आ रहा है? क्या मैं प्रोजेक्टर को बेचूंगा? नहीं बेचूंगा। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं तो प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स खरीद रहा हूं, तो इस गुड को क्या बोलते हैं? फाइनल गुड। तो इस गुड को क्या बोलते हैं? फाइनल गुड। तो पूरा एंगल दोबारा क्लियर करते हैं। तो मैंने पहले बॉटल खरीदी, तो पूछो सर क्यों खरीदी? तो मैंने बोला मैं रीसेल करूंगा, तो इस बॉटल को क्या बोलोगे? वेरी गुड, इंटरमीडिएट गुड। अब मान लो मैंने मोबाइल खरीदा, पूछो मुझसे कि सर आपने मोबाइल क्यों खरीदा? अरे इससे तो मैं प्रोडक्शन करूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा इस मोबाइल की मदद से, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? फाइनल गुड। तो समझ आ रहा है? तो फर्म्स के लिए आपको हमेशा क्या पूछना है? पर्पस पूछना है। तो अगर वो बोले कि मैं रीसेल करूंगा तो क्या बोलोगे आप? इंटरमीडिएट गुड। और अगर वो बोले मैं प्रोडक्शन करूंगा तो फाइनल गुड। तो देख रहे हो डाइवर्स हो गया ना उसके लिए। तो अच्छा, अब एक और चीज ले लेता हूं। चलो हालांकि मेरे पास तो नहीं है वो चीज, लेकिन थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो कि मैं गन्ने का जूस बेचता हूं। क्या बेचता हूं? शुगर केन जूस बेचता हूं। तो आपने मेरे पास देखा कि सर आपने ये शुगर केन खरीदे, तो आप मुझसे पूछो कि ये शुगर केन क्यों खरीदे? ये गन्ने क्यों खरीदे? नहीं, बेचने के लिए। देखो नालायक, मैं गन्ने थोड़ी ना बेचता हूं। अरे मैं तो गन्ने से गन्ने का जूस निकालूंगा और फिर वो बेचूंगा। समझ रहे हो भाई? मैं गन्ने नहीं बेच रहा हूं, मैं क्या बेच रहा हूं? गन्ने का जूस बेच रहा हूं। तो अगर मैंने बोला कि मैं तो गन्ना रॉ मटेरियल की तरह खरीद रहा हूं, रॉ मटेरियल का मतलब सबको समझ आता है? रॉ मटेरियल मतलब होता है कि गन्ना जो है उसको इस्तेमाल करके मैं जूस बनाऊंगा और बेच दूंगा। तो अगर मैं कहता हूं कि मैं रॉ मटेरियल की तरह खरीद रहा हूं गन्ना, तो आप उसको गुड को क्या बोलोगे? इंटरमीडिएट गुड।
तो बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स के दो कीवर्ड्स हो गए जो येलो कलर में आपको नजर आ रहे हैं। हाँ, या तो मैं रॉ मटेरियल के लिए गुड्स खरीद रहा हूँ या रीसेल के लिए गुड खरीद रहा हूँ, तो आप उसको क्या बोलोगे? इंटरमीडिएट गुड। लेकिन अगर मैं प्रोडक्शन के लिए गुड्स खरीद रहा हूँ कि भाई मैंने तो प्रोजेक्टर खरीदा, अब ये तो 5 साल 10 साल तक चलता रहेगा, या मैंने एसी खरीदा, ये तो 5 साल 10 साल तक चलता रहेगा, ये मैं बेचूंगा तो हो नहीं, तो फिर उस गुड को क्या बोलेंगे? फाइनल गुड। तो इस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से आपको कुछ कुछ क्लियर हुआ भाइयों बहनों? ठीक है, तो आप मत लिखना भी, आपको तो मैं अलग से लिखवाऊंगा। तो पहले मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि पहले माइंड में पिक्चर क्लियर हो थोड़ी 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 थोड़ी। चलो, तो अब आंसर देना, ठीक है, आप मत लिखना भी। चलो, तो टीवी खरीदा, बताओ कौन सा गुड है? टीवी खरीदा, बताओ कौन सा गुड है? फाइनल गुड्स। ठीक है, तो देखो मुर्गे फंस गए। आपको ये पूछना चाहिए था, हाँ, टीवी क्यों खरीदा? वेरी गुड। तो देखा, आप मुर्गे फंस गए, तो पूछो टीवी क्यों खरीदा? तो अब मैं बता रहा हूं, तो मैंने तो रीसेल के लिए खरीदा, तो अब ये कौन सा गुड हो गया? इंटरमीडिएट गुड। समझ गए जी? तो आपको सीधा आंसर पे नहीं कूदना, पहले पर्पस देखना है, किस लिए खरीदा। चलो अगला बताता हूं। आपने वॉशिंग मशीन खरीदी, तो सही कह रही है भाई, आपने खरीदी, आपको बताओगी, मुझसे भी पूछ रही हूँ। तो आपने वॉशिंग मशीन खरीदी, बताओ कौन सा गुड? किसके लिए खरीदी है आपने? रीसेल के लिए खरीदी। चलो, तो देखो फिर मुर्गे फंसे। हाँ हाँ, उसी पे आ रहा हूँ। जब आप खरीदते हो ना मेरे प्यारे बच्चों, आप कौन होते हो? हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड से कभी भी पर्पस नहीं पूछा जाता। हाउस होल्ड तो अगर सुई से लेके हवाई जहाज तक कुछ भी खरीदे, वो हमेशा ही क्या माना जाएगा? फाइनल गुड। तो इसीलिए मैंने आपको फंसाया था। तो हाउस होल्ड से कभी भी क्या नहीं पूछते? पर्पस नहीं पूछते। हाउस होल्ड तो कुछ भी खरीदेगा तो वो क्या होता है? फाइनल गुड होता है। तो समझ रहे हो पॉइंट? चलो, तो 2 बार तो फंसाया आपको। तो स्कोर हो रहा है 2-0, मेरा 2, आपका 0। ठीक है, मैंने 2 बार जीत गया मैं। चलो, अब अगला बताओ। तो मैंने का मतलब हो गया फर्म ने मिल्क खरीदा। मैंने मिल्क खरीदा, बताओ कौन सा गुड? पहले आप आंसर बताओ। मैंने मिल्क खरीदा, तो पहले आप आंसर बताओ। चलो, मतलब नहीं बता रहे आप आंसर? ठीक है, गुड। तो इस बार नहीं फंस रहे, वेरी गुड। तो जब भी अगर फर्म कुछ खरीदती है तो आप पहले क्या देखोगे? वेरी गुड। तो अब मैं बताता हूं मैंने क्यों खरीदा। तो मैंने मिल्क खरीदा क्योंकि मैं इसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करूंगा। हाँ, तो फिर अब क्या बोलोगे आप आंसर? इंटरमीडिएट गुड। वेरी गुड। चलो, तो अब सही जा रहे हो, गुड। तो कितना हो गया स्कोर? 2-1। ठीक है, अगला बताओ अब। चलो, मुकेश अंबानी ने फर्नीचर खरीदा, बताओ कौन सा गुड? पहले आप आंसर बताओ, क्यों खरीदा? मतलब नहीं बताओगे आंसर? पहले पर्पस। ठीक है, तो गुड लॉजिक। तो आपको अब समझ आ रहा है। तो जब फर्म्स कुछ खरीदती हैं तो आपको पहले क्या देखना है? पर्पस देखना। वेरी गुड। अरे मान लेते हैं नहीं, मुकेश अंबानी भी फर्म ही है। मुकेश अंबानी जब मैं बोलता हूँ तो मैं वो वाला मुकेश अंबानी नहीं बोल रहा कि वो घर में रात को पजामे में बैठा है।
वो वाला मुकेश अंबानी नहीं बोल रहा। मुकेश अंबानी बोलने का मेरा मतलब होता है फर्म, मतलब कि एक बिजनेसमैन, एक फर्म। तो मुकेश अंबानी ने अगर फर्नीचर खरीदा तो बताओ कौन सा गुड? हाँ, तो पहले आप पर्पस पूछोगे। तो अब देखो, अगर मैं बोलूं कि रीसेल के लिए खरीदा तो इंटरमीडिएट गुड। और अगर मैं बोलूं कि इसको तो उसने मतलब प्रोडक्शन में यूज करना है, वेरी गुड, तो आप क्या बोलोगे? फाइनल गुड। शाबाश, तो बहुत बढ़िया। तो समझ रहे हो खेल? तो ये गुड्स को आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि गुड्स को क्या करना है, हमको आइडेंटिफाई करना है। तो हमने देखो क्या निष्कर्ष सीख लिया अभी तक कि कंज्यूमर गुड्स अगर कुछ भी खरीदे, कंज्यूमर अगर कुछ भी खरीदे तो वो तो हमेशा क्या होता है? फाइनल गुड। लेकिन अगर प्रोड्यूसर कुछ खरीदे तो फिर आप क्या पूछोगे उससे? पर्पस। वेरी गुड। और अगर उसका पर्पस है रॉ मटेरियल या रीसेल का तो इंटरमीडिएट गुड। और अगर उसका पर्पस है प्रोडक्शन करने का तो फाइनल गुड। वेरी गुड। तो समझ आया ना? तो इस बात को थोड़ा ऑर्गेनिकली लिखवा देता हूँ। ये हेडिंग लिख रखी थी ना, ठीक है। तो चलो, तो इसको ऑर्गेनिकली लिख लेते हैं। तो फाइनल गुड्स के नीचे आप लिख लेना दोज गुड्स which are meant for final consumption by consumer or for investment by firms। तो इसमें फाइनल कंजम्पशन बाय कंज्यूमर को येलो कलर कर लो और इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स को ब्लू कलर कर लो, या मतलब जो भी आपके मल्टी कलर हाइलाइटर हो या पेन हो या कुछ भी वो कर लो। तो मतलब दो बातें अलग नज़र आनी चाहिए, ठीक है। और इंटरमीडिएट गुड में लिख लो, फिर बताता हूँ क्या है ये इंटरमीडिएट गुड में। दीज गुड्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल और फॉर रीसेल पर्पस। तो इसमें रॉ मटेरियल को येलो कलर कर लो और रीसेल को दूसरा कोई भी और कलर कर लो। तो ये सबसे मेन डिफरेंस होता है अगर मैं अभी तक के कॉन्सेप्ट की बात करूं, जितना हमने अभी स्टडी करा। तो अब इसमें येलो कलर ब्लू कलर का वो रेफरेंस भी समझा देता हूँ। तो पहले आदमी बना लेता हूँ। पहला आदमी है हाउस होल्ड, ठीक है। तो ये आप अपने समझने के लिए भी बना सकते हो चाहे। और दूसरा आदमी है प्रोड्यूसर, दूसरा आदमी है प्रोड्यूसर। ठीक है। तो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना श्यामा भाई। अब जो हाउस होल्ड होता है, मतलब आप कुछ भी खरीदते हो तो किस लिए खरीदते हो? कंजम्पशन के लिए। तो येलो कलर की इंग्लिश उसको रिप्रेजेंट कर रही है कि यानी कि कोई भी गुड्स विच आर मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन बाय कंज्यूमर, मतलब आपने कुछ भी खरीदा तो इसका मतलब वो क्या हो गया? फाइनल गुड। कंज्यूमर जो भी खरीदेगा वो क्या हो गया? फाइनल गुड, ठीक है। अब श्यामा भाई आप भी बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। प्रोड्यूसर के बारे में ध्यान से सुनना मेरे भाई। प्रोड्यूसर क्या खरीद रहा है? अगर प्रोड्यूसर कुछ भी खरीद रहा है वो रॉ मटेरियल की तरह खरीद रहा है। अब रॉ मटेरियल का मीनिंग पहले क्लियर होना चाहिए बच्चों आपको।
रॉ मटेरियल एक ऐसी चीज होती है जो 1 साल के अंदर ही प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल हो जाएगी। अब गन्ने खरीदे मैंने, शुगर केन, तो गन्ना कितने दिन में यूज हो जाएगा? 1 ही दिन में, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में, तो उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो अगर मैं रॉ मटेरियल के लिए कुछ खरीद रहा हूं श्यामा भाई, तो उस गुड को क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड। और अगर मान लो मैं किसी लंबी अवधि के निवेश के लिए कुछ खरीद रहा हूं, निवेश का मतलब हो गया इन्वेस्ट कर रहा हूं, मान लो मैंने खरीदा प्रोजेक्टर, या मान लो मैंने खरीदी एक बहुत बड़ी मशीन, या मान लो मैंने खरीदा एसी, तो वो बताओ मेरे भाई, क्या वो भी 2, 4, 5 दिनों में खत्म हो जाएगा? वो तो आप इन्वेस्ट करते हो लंबे समय के लिए। तो अगर इन्वेस्ट करने के लिए आप कुछ खरीद रहे हो तो उस गुड को क्या बोल देंगे? फाइनल गुड। फिर वो इस कैटेगरी में चला जाएगा। और अगर मैंने कुछ रीसेल के लिए खरीदा, रीसेल के लिए, बेचने के लिए, दोबारा बेचने के लिए, तो वो भी फिर कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। तो मतलब ये बन गया डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अगर आपको अब बनाना है तो बना सकते हो अपने समझने के लिए कि भैया हाउस होल्ड तो कुछ भी खरीदेगा तो फाइनल गुड है, ठीक है, लेकिन अगर प्रोड्यूसर कुछ खरीदता है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि उसका पर्पस क्या है। तो रॉ मटेरियल के लिए या रीसेल के लिए खरीदे तो इंटरमीडिएट गुड। और अगर आपको लगता है कि भाई ये तो कोई लंबे समय तक चलने वाला इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये तो प्रोजेक्टर खरीद रहे हैं सर, एसी खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, तो फिर उसको फाइनल गुड बोलेंगे। तो समझ आया इतना क्लासिफिकेशन? चलो इसको फिर आगे थोड़ा सा लास्ट पॉइंट और लिखवा देता हूं इसी के नीचे। फाइनल गुड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। तो समझ आ गया श्यामा भाई? आई होप क्लियर हो गया होगा। तो फाइनल गुड्स जो हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक येलो वाला और एक ब्लू वाला। यानी कि जो हाउस होल्ड खरीद रहा है वो वाला, और जो फर्म खरीद रही है वो वाला। तो ये बताओ, अगर किसी को ऐसी नॉलेज है, नाम पता हो तो, मतलब इधर देखो, एक तो कंज्यूमर खरीद रहा है कंजम्पशन के लिए, और एक वो प्रोड्यूसर खरीद रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। कैपिटल गुड किसको बोलते हैं? हाँ, जो प्रोड्यूसर खरीद रहा है। और येलो वाले को क्या बोलते हैं? जो घरेलू आदमी खरीद रहा है, हाउस होल्ड खरीद रहा है, कंज्यूमर गुड, राइट। तो फाइनल गुड्स जो हैं बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। कंज्यूमर जो खरीद रहा है उसको बोल देते हैं कंज्यूमर गुड, बिल्कुल सही। और मुकेश अंबानी या मैं या कोई भी मतलब जो निवेश के लिए खरीद रहा है उसको बोल देते हैं कैपिटल गुड। तो इसमें 2 कैटेगरीज ये होती हैं, बाकी उसमें कोई कैटेगरी नहीं, वो तो वही है वैसे, इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, तो बस तो ये लिख लो आप। मतलब आज की जो चर्चा का विषय था वो इतना ही रखना था अपने को, बट समझ आया गुड्स का? तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था गुड्स को लेकर। तो एक बार फिर भी लास्ट रिवाइज करवा दो बस, ताकि छुट्टी करें। तो हमने क्या सीखा आज? माइक्रो क्या है? इंडिविजुअल की स्टडी, और मैक्रो क्या है? एग्रीगेट की स्टडी। माइक्रो का दूसरा नाम प्राइस थ्योरी, और मैक्रो का दूसरा नाम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। मेन चीज़ ये हो गई। दूसरा आपने सीख लिया इकोनॉमी में 4 सेक्टर कौन से? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? सिर्फ कंजम्पशन। और फर्म्स क्या करती हैं? प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट। मेन ये सीख लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट ये सीख लिया, वो बता दो छुट्टी से पहले, आप अगर सुई से लेकर हवाई जहाज तक कुछ भी खरीदोगे तो क्या? फाइनल गुड। और मैं अगर खरीदूंगा तो? वेरी गुड। नहीं, पहले पर्पस पूछो। मैं अगर खरीदूंगा तो पर्पस पूछो। अगर मैंने बोला रॉ मटेरियल या रीसेल तो इंटरमीडिएट गुड, और अगर मैंने बोला ये तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो फाइनल गुड। तो क्लियर हो गई पिक्चर? चलो ठीक है, तो बस इतना ही करना था। बाकी आप रिवाइज करना बस घर जाके अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्लास में और आगे करते हैं।